कहाँ नेहरू और कहाँ मोदी, ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। तो जो संविधान को मानते ही नहीं थे, तिरंगा को मानते ही नहीं थे, वो सत्ता में जब आ गए तो संविधान के साथ क्या करेंगे, ये हमारी समझ पहले से थी। जो खुद नहीं कर सकते हैं जुडिशरी के माध्यम से, वो संविधान को मूल भावना का सत्यानाश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कंपनीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट, मोदी जी थोड़े ही बनाए। इसीलिए मैंने कहा कि नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी ने जो बनाया उसको अटल बिहारी वाजपेयी से नरेंद्र मोदी तक उसको बेच के खा रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं। पेंशन खत्म किया कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। तो पेंशन खाली दलित का थोड़ी खत्म हुआ, ब्राह्मण का भी खत्म हुआ। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, भारत विश्व शक्ति बनेगा। कितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोले हैं जरा पता कर लीजिए। अगर फ्री का एजुकेशन हमें नहीं मिला रहता सस्ते दर पर, तो मैं गांव के स्कूल में पढ़ा हुआ आदमी आके हिंदू कॉलेज कैंपस में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, रह रहा हूँ, दबंगई से बोल भी रहा हूँ। गरीब ब्राह्मण भी आजकल सुलभ इंटरनेशनल में काम कर रहा है। ये तो हाल कर दिया है। रोजगार कहाँ है? बोले थे ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है? तो इस देश की जनता को मूर्ख मत बनाइए। मैं समझता हूँ कि जो विद्रोही है वही साहित्यकार है, वो कवि है, वही पत्रकार है, बाकी सब जो है ना दलाल है, दरबारी है। तो दरबारी मीडिया का ये मेन स्ट्रीम मत कीजिए, दरबारी मीडिया। हिंदू तो सब है ना, तो काहे मूंछ रखने पर पीट देते हो? घोड़ी चढ़ने पर क्यों पीट देते हो? मंदिर में जाने में क्यों ठेल देते हो? विवाद चुनाव आयोग चोर है वो। तो अभी हम लोग कितना दिन से हल्ला कर रहे हैं। अभी आपने सवाल नहीं सुना और ना, हम पहले ही बोल दिए, हाँ चोर है। अभी उसका दिमाग खराब है। चुनाव आयोग सुधर जाए। अभी जो बिहार यात्रा चल रहा है वो यात्रा नहीं है। तो लोगों का गुस्सा जो फूटेगा ना जिस दिन, 3 करोड़ लोग पूरा दिल्ली या चुनाव आयोग घेर देंगे। मजाक बना के रखा है, आज एकदम सरकार की भाषा बोल रहा है चुनाव आयोग। आप सवाल करेंगे उससे पहले हम लोग को पता है क्या हो रहा है। वो चोर है, चुनाव आयोग है, चुना लगा रहा है डेमोक्रेसी को। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, मेरे ऊपर FIR करे चुनाव आयोग, कह रहा हूँ चोर है। जी, आप देख सकते होंगे ये हरियाली और ये बिल्डिंग का कलर, जो इधर बिल्डिंग दिखाइए। जो लोग दिल्ली के होंगे, दिल्ली से पढ़े होंगे, वो समझ चुके होंगे कि हम लोग कहाँ पर हैं। कहाँ पर है विक्रम? मैं कहाँ पर हूँ बताने से पहले मैं शाहनवाज से कहूंगा एक बार वो करीब से जा, वो ब्लू बोर्ड जिन पर लिखा हुआ है दिस इज हिंदू वी डू नॉट रैग। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वो हिंदू नहीं है जिससे को आप आमतौर पर देखते हैं। ये दिल्ली का प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज है, तो इसको हिंदू धर्म से जोड़ने की गलती मत कीजिएगा। ये प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज है और आज हम हिंदू कॉलेज के कैंपस में आए हैं। और कैंपस तो मतलब में कि हम लोग छात्र राजनीति में आ गए क्या, स्वतंत्र वाले? नहीं, बिल्कुल नहीं, छात्र राजनीति नहीं। देश का इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो SIR का चल रहा है। SIR में राहुल गांधी ने अपनी यात्रा बिहार की शुरू की है, जो पटना में उसका समापन होगा, जिसमें बड़ी रैली करेंगे। लेकिन आज हम हिंदू कॉलेज आने का हमारा उद्देश्य था प्रोफेसर रतन लाल जी से मिलने का। रतन लाल जी का ये घर है और रतन लाल जी बड़े अम्बेडकरवादी प्रोफेसर हैं, इतिहास पढ़ाते हैं। और आप देखिए यूथ फॉर सोशल जस्टिस उनका जो संगठन भी है, बाबा साहिब की प्रतिमा भी यहाँ पर लगी हुई है। और प्रोफेसर रतन लाल जी से इस पूरे मसले पर कि क्या वो सोचते हैं, जो कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कांग्रेस पार्टी सहमत है, और उनसे इसलिए कांग्रेस पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में पिछले हफ्ते में प्रोफेसर रतन लाल जी ने आधिकारिक रूप से कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, यानी कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। जी हाँ, अगर आप प्रोफेसर रतन लाल जी का देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि प्रोफेसर रतन लाल जी हर बात को बेबाक तरीके से कहते हैं। तो स्वतंत्र एक यही माध्यम है कि जहाँ पर लोग स्वतंत्रता से अपनी बात कह सकें। तो विक्रांत ने कहा कि आज हम लोग प्रोफेसर रतन लाल जी से मुलाकात करते हैं। तो आइए, हम लोग आ चुके हैं, काफ़ी दूर से चलकर आए थे, कहीं और जाना था, तो हम लोग हिंदू कॉलेज आ गए हैं। चलते हैं प्रोफेसर साहब से बात करने। तो प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रांत, प्रोफेसर साहब से आप बात कीजिए। प्रोफेसर साहब को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने। सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब, कांग्रेस को ज्वाइन करने का क्या कारण? भारत में अभी क्या विकल्प है? 2 ही खेमा है ना, या तो NDA है या इंडिया है ना, इंडिया अलायंस या NDA। थ्योरेटिकली मेरी समझ, मैं पॉलिटिकल आदमी शुरू से रहा हूँ, मैं कोई अपॉलिटिकल नहीं हूँ, मेरी एक राजनीतिक समझ है। और अगर आप मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल आप चेक कर रहे होंगे तो जब से ये सरकार बनी है उसके पहले भी, हम आपको सुनते रहे हैं, उसके पहले भी, मतलब जब कपिल सिब्बल एजुकेशन मिनिस्टर थे और जब 4 ईयर लाए थे FYUP, उस समय विरोध किए थे हम लोग। हाँ, तो
ये सरकार जब से आई है एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मेरी समझ ये है कि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि जब संविधान लागू हुआ था तो आरएसएस ने 4 दिन के अंदर इसके खिलाफ आर्टिकल लिखा था, नेहरू और अंबेडकर के पुतले फूके थे यही रामलीला ग्राउंड में। तो जो संविधान को मानते ही नहीं थे, तिरंगा को मानते ही नहीं थे, वो सत्ता में जब आ गए तो संविधान के साथ क्या करेंगे ये हमारी समझ पहले से थी। और आप उठा के देख लिए 370 हो, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद हो, चाहे सीए एनआरसी हो, तमाम इस तरह का पूरा घटनाक्रम उठा के देखिए क्या कर रहे हैं। संवैधानिक प्रावधानों के साथ कभी जुडिशरी के माध्यम से, कभी खुद जो खुद नहीं कर सकते हैं जुडिशरी के माध्यम से, वो संविधान को मूल भावना का सत्यानाश कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर एक्टिविस्ट थे तो इंडिपेंडेंट वॉइस तो उठा ही रहे थे, लेकिन जब दिख रहा है कि राहुल गांधी इन मुद्दों को लेकर, जो मुद्दा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, आपको ये भी पता होगा कि संविधान बचाओ संघर्ष समिति हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, और जब सुप्रीम कोर्ट से रोस्टर का आया था जजमेंट, 13 पॉइंट वाला रोस्टर, आपको याद होगा कि 13 पॉइंट रोस्टर लागू हुआ, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने देशव्यापी आंदोलन किए थे। और 5 मार्च 2019 को भारत बंद का आह्वान था उस मंच से, आप जाके देख लीजिएगा ट्विटर अकाउंट पे। तो लोगों ने सफलता से सफल किया, सरकार झुका, ऑर्डिनेंस लाया गया और 200 पॉइंट रोस्टर यूनिवर्सिटी में लागू हुआ। तो जो मुद्दे हम लोग उठा रहे थे, समझ लीजिए, उसको राहुल गांधी टोटलिटी में उससे 2 कदम आगे बढ़ के उन्हीं मुद्दों को, चाहे सोशल जस्टिस का हो, कास्ट सेंसस हो, तमाम ऐसे मुद्दे, सेकुलरिज्म का मुद्दा हो, तमाम, और जिस तरह से आरएसएस बीजेपी संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है, वो मुद्दे राहुल गांधी जब उठा रहे हैं तो हम लोग को इंडिपेंडेंट वॉइस रहने का कोई मतलब नहीं है ना। एक फोर्स, एक जगह एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट किया जाए, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेट किया जाए। तो इसलिए मुझे लगा कि राहुल जी का हाथ मजबूत करना चाहिए। हम लोग छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन छोटे छोटे लोग ही मिलकर एक बड़ा फोर्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, कोई ये नहीं कह सकता है कि इसलिए ज्वाइन किया कि पावर में अगर रहता तो कोई कहता है कि हमको बीसी बनना है या मंत्री बनना है या टिकट लेना है या कुछ, वो तो है नहीं। कांग्रेस अभी आंदोलन के मूड में है, तो जब आंदोलन के मूड में हो उस समय सारे आंदोलनकारियों को जो थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं, या मान लीजिए कि जो सेकुलरिज्म में, सोशल जस्टिस में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन रिपब्लिक आइडिया ऑफ इंडिया में जो बिलीव करते हैं, उन सारे लोगों को जो है ना एनर्जी एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देना चाहिए, मेरी ये मान्यता है। इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। सर एक सवाल इसी से जुड़ा मैं करूंगा कि सर आप पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, लेकिन जो हमारा दर्शक है ना, वो नया है, यूथ है, उसको 11 साल से ये सुन रहा है कि देश को जो भी खराब हुआ है माइनॉरिटी के साथ, दलित के साथ, वो नेहरू जी और कांग्रेस ने किया है, और फिर उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? कहाँ नेहरू और कहाँ मोदी। मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन हुई थी जब मैं ज्वाइन कर रहा था, तो शायद अगर सुने होंगे आप, तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान और भारत 2 मुल्क बने, तीसरा मुल्क तो इंदिरा जी बनाई। तो पाकिस्तान अपनी पूरी ऊर्जा सेना पे खर्च कर रहा था। नेहरू जी, गरीब भारत था, नेहरू जी पब्लिक सेक्टर यूनिट बना रहे थे, है ना, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस, मुफ्त शिक्षा, खास तौर से जो वंचित जमात है उसके लिए। जितने महारत्न, नवरत्न आप देख रहे हैं कंपनीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट, मोदी जी थोड़े ही बनाए हैं, जो बेच रहे हैं उन्हीं पीरियड में बने हैं। तो सारा शिक्षा, इंस्टीट्यूशन, रिसर्च, इस पे फोकस किया। अंबेडकर ने स्टेट सोशलिज्म का आइडिया डेवलप किया था संविधान सभा से पहले, स्टेट एंड माइनॉरिटी जो उन्होंने बनाया था। तो उस आइडिया को बाबा साहब तो 56 में परिनिर्वाण हो गया। स्टेट सोशलिज्म का मतलब था कि भाई बहुत सारे सेक्टर पे स्टेट का कंट्रोल रहेगा और कुछ प्राइवेट हाथों में रहेगा। तो उसको जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी ने, सबने आगे बढ़ाया, ठीक है। तो जो खास तौर से जो दलित समुदाय के लोग हैं, वो तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत भाजपा ने दिमाग खराब कर दिया है। उनसे पूछिए जाके, उनके बाबूजी जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, उनके दादा जहाँ पढ़े हैं, कितना फीस लगता था। तो गरीब भारत ने आपको मुफ्त में शिक्षा दी, वजीफा दिया, स्कॉलरशिप दिया, नौकरी दिया, पेंशन दिया। एक सेकुलर ब्राह्मण सोशलिस्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू दिया ना। इंदिरा जी ने बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया, लैंड सीलिंग ला दिया। तो बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया तो हमारे पास कौन बैंक था कि हमको नुकसान हुआ? नेशनलाइजेशन हो तो सबको नौकरियां मिली, ब्राह्मण को भी मिली, दलित को भी, मुसलमान को भी मिली, सबको मिली नौकरियां ना। जो किसान, जो साहूकार और महाजन के चंगुल में रहता था हाई इंटरेस्ट रेट से, उसको मुक्ति मिली। तो वो भारत था, गरीब भारत ने ये सब कुछ दिया। जबकि भारत के पास जब अमेरिका से अनाज आता था
तो जहाज का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं होते। बिल्कुल उस भारत ने मुफ्त में शिक्षा दी है, रोजगार दिया है, पेंशन दिया है, सब कुछ दिया है। अब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी एक दक्षिणपंथी ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर ने आते आते सबसे पहले क्या किया, डिस इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री कि बेचेंगे हम, बेचना शुरू कर दिया। पेंशन खत्म किया कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। तो पेंशन खाली दलित का थोड़ी खत्म हुआ, ब्राह्मण का भी खत्म हुआ। नौकरी खत्म हुई तो दलित का खाली थोड़ी हुआ, ब्राह्मण सवर्ण सबका खत्म हुआ। और शिक्षा का जो हाल है आप देख ही रहे हैं, पूरे यूनिवर्सिटी में आप आए होंगे, पूरा किलेबंदी जैसा लगता है ना, हर जगह बैरिकेड लगा हुआ है। बिल्कुल हमारे समय में और अब के समय में तो एकदम आप पूरा किस कॉलेज में पढ़े थे? मैं तो दयाल सिंह कॉलेज से पढ़ा हुआ था, लेकिन यूनिवर्सिटी इलेक्शन वगैरह खूब घूमना होता फिर था। हम जहाँ जुबली हॉल में रहते थे मानसरोवर में, तो वहां से पैदल जो है ना वीसी ऑफिस होते कमला नगर चले जाते थे। वीसी साहब भी मिल जाते थे, नमस्ते दुआ सलाम हो जाता था, कहाँ कोई रोक टोक था। बिल्कुल सर, हमें ना डर लग रहा था कि हमारे पास कैमरा है, माइक के गार्ड ना रोक दे हमें। नहीं आप, मेरा नाम ही काफी है। नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन अब सोच ऐसी हो गई है ना कि कहीं गार्ड ना रोक दे और ये एकदम कहे कि आप नहीं जा सकते। हाँ वो हो रहा है, हाँ वो हो रहा है। इवन पेरेंट्स भी ऐसे नहीं आ सकते कॉलेज के अंदर। ये कॉलेज है, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी इज डिफरेंट। बिल्कुल अलग है। यूनिवर्स से बना है ना, दुनिया के सारे विचारधाराएं आएंगी जाएंगी, टकराव होगा, उसी से नया चीज निकलेगा। अब तो इसको तो सब बेचने पे लगा हुआ है। मोदी जी किसको बेच रहे हैं? आप एक बार बताइए मुझे, इसको उलट दीजिए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, भारत विश्व शक्ति बनेगा। कितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोले हैं जरा पता कर लीजिए, कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट खड़ा किए हैं पता कर लीजिए, एक भी नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी ने जो बनाया उसको अटल बिहारी वाजपेयी से नरेंद्र मोदी तक उसको बेच के खा रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं। भाई जवाहर नवोदय विद्यालय खुला, फ्री में एजुकेशन मिलता था ना। ये हमारे लोग नहीं समझते हैं कि एजुकेशन का क्या मतलब। एजुकेशन में ही ताकत है। अगर फ्री का एजुकेशन हमें नहीं मिला रहता सस्ते दर पर, तो मैं गांव के स्कूल में पढ़ा हुआ आदमी आके हिंदू कॉलेज कैंपस में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, रह रहा हूँ, दबंगई से बोल भी रहा हूँ। संभव है? अब इतना महंगा हो गया है कि आप आम बच्चा जो लोअर मिडिल क्लास का बच्चा बाहर का पढ़ ही नहीं सकता है दिल्ली में। तो हम क्या कहें, आपके समृद्ध भारत, आपका जो अमृत काल है ना, वो अमृत काल नहीं, बेसिकली वो जितना दलित बैकवर्ड माइनॉरिटीज है उसके लिए विश्व काल है। गरीब ब्राह्मण भी आजकल सुलभ इंटरनेशनल में काम कर रहा है। ये तो हाल कर दिया है। रोजगार कहाँ है? बोले थे ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है? लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि प्राइवेट नौकरियों में नए बच्चे जो आएंगे उनको इंटर्नशिप दी जाएगी। नहीं तो प्राइवेट में क्यों, सरकारी क्यों नहीं? मेरा सवाल दूसरा है भाई। अभी लाखों लाख नौकरियां खाली हैं, तो वहां क्यों नहीं, वो क्यों नहीं भर रहे? वो पैसा क्या अडानी के लिए है? माल्या के लिए है? मेहुल के लिए है? लेके भाग गया, बोले थे काला धन लाएंगे यहाँ से, तो सफेद धन पब्लिक का लेके भाग गया, उसको ला नहीं पा रहे हैं आप। कहाँ है ललित मोदी? फोटो डालते रहता है, पार्टी करते हुए विजय माल्या के साथ वीडियो डालता है। इस देश की जनता को मूर्ख मत बनाइए, है ना। तो सर, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दुनिया में कोई तानाशाह का हश्र क्या हुआ है ना, हम इतिहास के छात्र हैं। मुसोलिनी का क्या हुआ, हिटलर का क्या हुआ, वो भी हम जानते हैं। पर सर मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये सब बातें हैं नहीं, वो तो पूरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ। आपके लिए ना मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हम तो न्योता भी नहीं देते हैं। आपसे बात कर लेते हो उतने काफी। आप बताइए, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए चाहे नहीं दिखाए, हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग पहुंच जाता है, घर घर पहुंच जाता है ना। तो आप एक काम करो, आप चाटुकार मीडिया रहो, सरकार को दिखाओ, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। हम तो ऐसे जाते भी नहीं है। मैं को बताऊं, 14 के बाद एक आध बार मैं गया हूँगा, मैं जाता भी नहीं। ये मुझे पता है ना कि आप पेरोल पे हैं सरकार के। मीडिया का काम क्या होता है? अगर कवि, साहित्यकार, पत्रकार, एकेडमिशियन 2 ही वैरायटी के होते हैं। मैं समझता हूँ कि जो विद्रोही है वही साहित्यकार है, वो कवि है वही पत्रकार है, बाकी सब जो है ना दलाल है, दरबारी है। तो दरबारी मीडिया कहिए, मेन स्ट्रीम मत कीजिए, दरबारी मीडिया। बाबा साहब की आपने बात की अभी, और बीजेपी और उसके जो समर्थक हैं उनके जरिए ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए, देश के राष्ट्रपति पद पर हमने आदिवासी महिला को बिठाया, उपराष्ट्रपति जो नए आने वाले हैं एनडीए की तरफ से वो ओबीसी हैं तमिलनाडु के, और पिछले उपराष्ट्रपति हैं वो ओबीसी थे, जगदीप धनखड़ साहब।
प्रधानमंत्री उनकी भी जाति बार बार वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री भी ओबीसी जाति के हैं। तो उसके बावजूद और वो कहते हैं कि जितना बाबा साहब का सम्मान किया वो नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने किया। तो उसके बावजूद आप मोदी साहब बोले ना कि बाबा साहब का पुतला फूके थे कि नहीं फूके थे आरएसएस वालों ने। हमको नहीं चाहिए भाई, बाबा साहब को भारत रत्न आपने नहीं दिया ना, बीपी सिंह गवर्नमेंट ने दिया। तो मेरा कहना है कि भारत रत्न अब जिस लेवल पे चला जा चुका है, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, उसको भारत रत्न मिल रहा है, तो बाबा साहब को उस कतार में हम नहीं रखना चाहते। अपना भारत रत्न वापस ले जाओ, लो। और बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस छापो ना। क्यों बंद कर दिए, क्यों बंद कर दिए? ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हैं तो ओबीसी कमीशन, कितना कोई कमीशन बैठा है ओबीसी के लिए? एक काम मुझे बता दीजिए, एक हॉस्टल भी खोला हो सरकार ने तब ना। आदिवासी है तो आदिवासियों पे हमले बंद हो गए हैं क्या? उनके जंगल जमीन लूटे जा रहे हैं कि नहीं लूटे जा रहे हैं, ये बताइए ना। आदिवासी महिला जो है प्रेसिडेंट हैं, तो बंगाल के वायलेंस में तो आवाज़ खुल जाता है, मणिपुर में क्यों नहीं खुला? हमको सिंबोलिज्म नहीं चाहिए, एक प्रतीक बैठा दो और नीचे से गला काट दो। आपने तो पूरे हक हकूक मार दिए हैं सबके, जिस जिसका आप नाम लिए हैं। तो ओबीसी का नॉट फाउंड सुटेबल हो रहा है ना, हो रहा है इसी सरकार में। तो हम सिंबोलिज्म वाले आदमी नहीं। हम एक प्राइम मिनिस्टर बन जाए और काम करें हम अपने विरोधियों का, तो मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने से हमारे समाज को क्या लाभ हुआ? बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, जब ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट ने वायसराय को ज्ञापन दिया था। ठीक, तो शिक्षा रोजगार को खत्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं तुम्हारे जात का हम मंत्री बना दिए। देखो मंत्री का आचार करना है का? कितने वाइस चांसलर बनाए जरा ये तो बताना, कितने लाख नौकरियां भरी ये तो बताना, शिक्षा फ्री किए ये तो बताना, स्कॉलरशिप फॉरेन स्कॉलरशिप कहाँ है ये तो बताओ, हॉस्टल्स किधर है ये तो बताओ। ये नहीं बताएंगे, तुम्हारे जात का मंत्री बना दिए। जात का मंत्री लेकर आचार करना है क्या? मत बनाओ, हम कह रहे ब्राह्मण बना दो। एजेंडा क्या है, पॉलिसीज क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, नॉट सिंबोलिज्म। एक राष्ट्रपति बने, कोविंद जी तो राष्ट्रपति थे, उन्हीं को ठेल के मंदिर से निकाल दिया। राष्ट्रपति होते हुए देखा ना आपने पुष्कर में, वहाँ क्या बोलते हैं उड़ीसा में, तो क्या करना है ऐसा राष्ट्रपति का? तो ये है ना कि सिंबोलिज्म कर रही है, सिंबोलिज्म में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। सर एक बात बहुत चल रही है कि भाई आप ये सब जाति और इन सब की बातें कर रहे हैं, बीजेपी बात कर रही है कि सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, तो फिर उसमें ये सब बातें कहाँ से आ गई? कौन सा वाला हिंदू है? कॉन्स्टिट्यूशनल हिंदू हैं, रिफॉर्मिस्ट हिंदू हैं, प्रोटेस्टेंट हिंदू हैं, हिंदू तो सब है ना। तो काहे मूंछ रखने पर पीट देते हो? घोड़ी चढ़ने पर क्यों पीट देते हो? मंदिर में जाने में क्यों ठेल देते हो? हिंदू है ना, कौन सा हिंदू है? मठ का पुजारी एक ही जाति का क्यों रहेगा? हिंदू हैं तो हिंदू में जातियां हैं, इसको स्वीकार करिए। और जातियां जो है कुछ वर्चस्वशाली लोग हैं जो बाकी हिंदुओं को दबा के रखना चाह रहे हैं। भाई पिछड़े को, दलितों को हिंदू ही कह रहे हैं, तो उसको दबा कौन रहा है? उसके हक हकूक कौन मार रहा है? खाली वोट लेने के लिए हिंदू, जब अधिकार राइट सम्मान देना हो तो उस समय दलित हो गए, तो पासवान हो गए, तो खटीक हो गए, तो यादव हो गए, तो कुर्मी हो। ये किसको सिखा रहे हैं? तो आज का बच्चा भी बता देगा। पर सर पोस्ट आती है पहलगांव के बाद कि वहाँ पे धर्म पूछ के मारा गया, जाति पूछ के नहीं मारा गया, तुम लोग यहाँ पे जाति जाति करते रहते तो जाति है तब ना जाति जाति कर रहे हैं। आप जो संडे का मैट्रिमोनियल उठाइए हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो पढ़े लिखे लोग, अपर मिडिल क्लास अंग्रेजी लोगों का रहता है, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का, तो उसे मैट्रिमोनियल हिंदू के नाम पे निकालते हो कि जाति के नाम पे निकालते हो? अरे ये बताओ ना मुझे। वो तो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं ना भाई, तो हिंदू के नाम, एलीट क्लास है, तो हिंदू के नाम पे निकालता है कि जाति के नाम पे निकालता है? जरा पूछ लेना। देखिए ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि ये बातें आपको कहीं और समझ में नहीं आएगी। प्रोफेसर साहब जो आपको समझा रहे हैं ना, वो समझने की बहुत कोशिश है आज के युवा का। क्यों? देखिए बिल्कुल। और अब थोड़ी सी बात करते हैं, चर्चा करते हैं एसआईआर पर। बहुत विवाद, चुनाव आयोग चोर है वो, तो अभी हम लोग कितना दिन से हल्ला कर रहे हैं। अभी आपने सवाल नहीं सुना और ना, हम पहले ही बोल दिए हाँ चोर है। अभी उसका दिमाग खराब है। आप 2018 से उठा के देखिए, ईवीएम के खिलाफ हम लोग ने इतने आंदोलन किए, सोशल मीडिया पटा हुआ है। एक राहुल जी ने ही हम लोग का एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस शेयर किया था, वो करोड़ों लोगों ने देखा। इधर चोर है, उसका लैंग्वेज नहीं देखते हैं। देखिए ऐसा है ना, संवैधानिक संस्था हो चाहे कुछ हो, डेमोक्रेसी में हर इंस्टीट्यूशन की समीक्षा होती है जी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जब SC/ST एक्ट पर, तो प्रोटेस्ट हुआ ना, सरकार को झुकना पड़ा ना, रोस्टर पे झुकना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में अगर जज बैठ गए और संवैधानिक निर्णय नहीं दे,
गैर संवैधानिक निर्णय दे तो क्या लोग चुप रहेंगे? उसकी समीक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो चुनाव आयोग क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो नहीं है ना, नहीं है ना। उनसे तो ये अपेक्षा थी संविधान निर्माताओं की, एक ऐसा बॉडी आने वाले लोग हाई मोरालिटी के होंगे, निष्पक्ष चुनाव करेंगे, ईमानदार लोग रहेंगे। अब राजीव कुमार कहाँ है पता नहीं है, कुछ सुना है माल्टा उल्टा भाग गया। चले वो सोशल मीडिया की बात है, अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं। अधिकार- सूत्रों ने कहा कि नहीं वो माल्टा नहीं गए। नहीं, सूत्रों से क्या, हाँ। इतना पटर पटर कर रहे थे जब कमिश्नर थे, तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलो ना कि मैं इधर ही हूँ। डर काहे लग रहा है? अब राहुल जी जो कह रहे हैं ना कि आप सरकार बदलेंगे तो आप जहां भी रहो, आप रिटायर भी कर जब पकड़ के लाएंगे, हमारे कमर में रस्सा बांध के लाना है उसको। आप दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी उसको हाईजेक कर रहे हैं आप। अब तो सारे प्रमाण सामने आ गए। हम लोग तो कह रहे थे ईवीएम गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। अब तो उससे एक कदम ईवीएम में भी गड़बड़ था, ईवीएम में भी गड़बड़ है। हमारा बस चले तो बैलेट पेपर से चुनाव। बहुत से लोग अभी भी ये मांग करते हैं कि बैलेट से होना अरे चाहिए। भाई साहब, अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ ना, दोनों हाँ। बीजेपी के उम्मीदवार थे, बिल्कुल बैलेट पेपर से हुआ ना, बिल्कुल। तो बालियान क्यों बुरी तरह हार गया? हाँ। वही ईवीएम से होता था, बालियान जीत जाता। जबकि कह रहे हैं कि बालियान जी पर लीडरशिप का भी पूरा। अरे अमित शाह, हाँ, मोदी जी, सब लोग थे लगे हुए, हार गया ना बुरी तरह। अभी सुप्रीम कोर्ट में आया कि पंचायती के चुनाव की ईवीएम की अब देखें ना, 2-2.5 साल बाद बात- जीती हुई, बात लेकिन मामला पलट गया। चुनाव आयोग सुधर जाए। अभी जो बिहार यात्रा चल रहा है वो यात्रा नहीं है, अभी तो 300 एमपी गए हैं ना घेरने। पता लगा किसी दिन बांग्लादेश में क्या हुआ था, आपने देखा ना? बिल्कुल शेख हसीना ने जो रिगिंग की थी, चुनाव आयोग मिलकर क्या किया लोगों ने, हर्ष। तो लोगों का गुस्सा जो फूटेगा ना जिस दिन, 3 करोड़ लोग पूरा दिल्ली या चुनाव आयोग घेर देंगे। मजाक बना के रखा है। 3 आदमी बैठ के पूरा देश का जो है आप तकदीर आप डिसाइड करेंगे। आज एकदम सरकार की भाषा बोल रहा है चुनाव आयोग। आप सवाल करेंगे उससे पहले हम लोग को पता है क्या हो रहा है। वो चोर है, चुनाव आयोग है, चुना लगा रहा है डेमोक्रेसी को। कल चुनाव आयोग लेकिन एकदम धमकी वाले उस पर भी आ गया। उसने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि या तो राहुल गांधी हलफनामा दें या फिर माफी मांगे, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। माफी तो चुनाव आयोग को मांगना पड़ेगा, हलफनामा किस बात का? डेमोक्रेसी अगर है तो दिखना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपसे ट्रांसपेरेंसी तो मांगा जा रहा है ना, और क्या मांगा जा रहा है? आपका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं ना मांगा जा रहा है। किस बात का? मैं कह रहा हूं दावे के साथ, मेरे ऊपर एफआईआर करे चुनाव आयोग। कह रहा हूं चोर है, गली गली में चोर है पूरा भारत में। अब तो लोगों का जो गुस्सा है, जो मेरा भी एंगर जो है, मेरा व्यक्ति का थोड़ी है, मैं रोज लोगों से मिलता हूं। ये भाषा चुनाव आयोग का होगा? एक टीएन सेशन भी कमिश्नर थे, तो किसी ने विरोध थोड़ी किया। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इनका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन का है। हमने ईवीएम बंद करो। आप 7 चरण में चुनाव करवाते हैं, मशीन टाइम कम लगेगा, पैसा क्यों? 7 चरण में क्यों होता है? घंटों डिले होता है, क्यों होता है? हम वोट कहाँ दिए ये मुझे जानने का अधिकार है। एक एक घर में 200 वोट बन रहे हैं, उसका जवाब आप नहीं देंगे? पैसा आपको कहाँ से मिलता है? टैक्स पेयर के पैसा, हमारे टैक्स से तो आपको तसल्ली नहीं मिल रहा है। जेड प्लस जो लाखों करोड़ रुपए खर्च होता है, हमारे टैक्स के पैसे से जा रहा है, और आप धमकाएंगे। आप सरकार के, आप जनता के, लोगों के आप नौकर हैं। हवा में मत रहिए, नहीं तो लोग घेर देंगे आपको भी। अभी तो नेता लोग गए हैं ना, जब जनता आएगी ये सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ना? तो ये बात है। राहुल गांधी जी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं और इसी मुद्दे पर लोगों को जोड़ रहे हैं। क्या लगता है कि बिहार का चुनाव भी क्योंकि सामने है, क्या इसके पीछे मंशा क्या लग रही थी चुनाव आयोग की? और क्या आपको लगता है कि अगर आपका वो जो अंदेशा था, उसे राहुल गांधी की इस यात्रा से जनता के बीच प्रॉपर मैसेज, पूरा मैसेज पहुंच जाएगा? मैं जाऊंगा अभी यात्रा में, बीच में कहीं मैं शामिल होऊंगा, है ना? वो आप खुद ही भीड़ देख के आपको अंदाजा लग जाएगा। लोगों को समझ में आ रहा है कि हम वोट दे रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के सभा में भी लोग नहीं है, वोट कहाँ से आ जा रहा है? लेकिन प्रोफेसर साहब, एक खतरा तो है ना कि एक संवैधानिक संस्था जिसके ऊपर पूरे देश के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है, उस पर इस तरीके का पूरे देश में अविश्वास फैल जाना, अगर ये पूरे देश में फैल गया जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वो देश के लिए भी अच्छा नहीं है। नहीं, कुर्सी में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, संविधान में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, उस पर कौन बैठता है उसमें समस्या है ना। बाबा साहब ने 1955 में कहा था ना कि मैं तो ऐसा मंदिर बनाया था जिसमें ईश्वर का वास हो, लेकिन राक्षसों ने कब्जा कर लिया है। तो उस चेयर पर अगर राक्षस अगर बैठ जाएंगे तो जनता का काम क्या है? भारत का संविधान कहाँ शुरू होता है? हम भारत के लोग सड़कें जो है ना सुनसान नहीं छोड़ेंगे ना,
सड़कें जब सुनसान होती है तो चुनाव आयोग और संसद आवारा हो जाता है, तो आवारागर्दी चल रही है। उनसे अपेक्षा थी कि फ्री एंड फेयर, तो सरकार के इशारे पे काम कर रहा। नहीं दिख रहा राजीव कुमार कैसे बोला था, अब गायब है, रिटायर होने के बाद सब भाग जाएगा, देश छोड़ देगा, देश छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ हाँ, वो जहां भी जाएगा, अगर हम लोग का बस चलेगा तो वहां से बांध के लाएंगे, जहां भी जाए। अभी क्यों नहीं राजीव कुमार आके क्यों नहीं कह रहा कि आई एम हेयर? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? वो जानता है कि मैं चोर था। भाई हमें तो बोलने में डर नहीं लग रहा है ना। बिल्कुल। FIR हो, गिरफ्तारी हो, जो हो, हमें तो नहीं डर है। तुम काहे डरे हुए हो? ये तो कॉमन सेंस भी है ना। जब इतना हल्ला हो रहा है, जब खेड़ा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि सुना है कि कहीं माल्टा भाग गया है, तो भागने की क्या जरूरत? आप वहां गए, अगर वहां बंगला खरीदे तो पैसा कौन दिया? आप कंप्यूटर इंजीनियर तो थे नहीं, मैनेजमेंट पढ़े हैं, लॉ पढ़े हैं, आप कंप्यूटर के इंजीनियर कैसे हो गए? तो ये सब है। चलिए, तो प्रोफेसर साहब एक चीज ये बताइए, तो रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए आंदोलन, मैं एक चीज, आंदोलन। हाँ, हम भारत के लोग जिस दिन संवैधानिक संस्थाएं निरंकुश हो जाए, सड़क जाम कर देना है, उसी से रास्ता निकलेगा। दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है। नहीं मैं कह रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के जिस तरीके से चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं उस पर सवाल उठाया था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था की थी कि भाई प्रधानमंत्री जी रहें, सुप्रीम कोर्ट के CJI रहें और नेता विपक्ष रहें, तो ये तीन लोग। तो उसको टर्न डाउन कर दिया, प्राइम मिनिस्टर कानून ने बना किया। दिया, और अब उस कानून में ले आए कि प्रधानमंत्री और एक मंत्री जिन्हें नॉमिनेट करेंगे प्रधानमंत्री। हाँ, तो मतलब 3 आदमी हैं, 2 आदमी एक ही पार्टी के, तो जीतेगा कौन? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि रास्ता कैसे निकलेगा? नहीं, तो अगली सरकार आएगी उसमें भी प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेंगे। नहीं, अगले हम बदलेंगे ना, यही तो कह रहे हैं कि अगर मेरा बस चले तो राहुल जी को ये बोलूं कि घोषणा पत्र में डालिए कि EVM हटाएंगे, और जितना ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन काम किया है RSS भाजपा पिछले 15 साल में, उस सबको हम बदलेंगे, सबको बदलेंगे। जितना पब्लिक सेक्टर यूनिट बेचा है सबको वापस लाएंगे, सब पे कब्जा स्टेट का होगा। तो यही रास्ता है, और क्या रास्ता है? अगर जो मोदी जी कर रहे हैं वही हम भी करने लगे तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस? ये तो घोषणा पत्र में डालना पड़ेगा। इसको ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष, EVM हटाओ, बंद करो EVM, जितना ही बेचा है सबको वापस करो, ठेकेदार सब माला माल हो रहा है, सरकारी नौकरी खत्म कर दिया, शिक्षा सबको पलटो। दलित को 1000 स्कॉलरशिप घोषणा करेंगे, 40 पे अटका दिया है, और वो भी ऐसा हालत किया है कि क्लास 4 का बच्चा को भी नहीं मिल सकता है। 2.5 लाख रुपया लिमिट, 2.5 लाख रुपया तो आज क्लास 4 का एम्प्लॉय है उससे ज्यादा है। राहुल गांधी बात तो आजकल बहुत कर रहे हैं पिछले लंबे समय से कि दलित, OBC, आदिवासी, पिछड़ा समाज, इन सबको उनका अधिकार मिलेगा। कांग्रेस पार्टी का जो पूर्व का रहा है जिस तरीके से चलन, उसको देखते हुए आपको कितनी उम्मीद है कि अब कांग्रेस इन सब मुद्दों को अगर उसे मौका मिला तो पूरी तरीके से जीवंत करेगी, लागू करेगी, उसी रूप में करेगी जिस रूप में बहुजन चाहता है? नहीं, देखिए, जो भी मिला, बहुजन छोड़िए, मैं दलित पे आता हूँ पहले। कम टू द बेसिक पॉइंट, SC ST। भाई SC ST का ना जमींदारी था, ना बैंक था, ना इंडस्ट्री था, ना पढ़ाई था, ना कुछ नहीं था। जो भी मिला उसी समय मिला ना। OBC का भी मिला तो नरेंद्र मोदी का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, ये तो रथ निकाल रहे थे, मंडल के खिलाफ कमंडल निकाल रहे थे। OBC को ही जो मिला तो अर्जुन सिंह ने दिया ना एजुकेशन में, वो भी कांग्रेस का ही कंट्रीब्यूशन है ना। तो हम लोग वहां पे हैं, और जितने लोग वोकल होंगे, कांग्रेस के अंदर थोड़ी कि सब लोग राहुल गांधी की तरह सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, दिस इज अ फैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां हमारा प्रेजेंस होना जरूरी है ना। 100 डिमांड हम भी रखेंगे। हाँ। ये हमारा दलित इमांसिपेशन मैनिफेस्टो है, लीजिए राहुल जी। तो जब वहां कोई मांगेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई प्रेशर नहीं बनाएगा, तो आपको राइट्स कैसे मिलेंगे? सही बात है। अरे हम लोग जैसे लोकसभा चुनाव के समय मैं राहुल जी से मिला था, मैंने 7 पॉइंट उनको दिया था, दलित इमांसिपेशन मैनिफेस्टो, और फोटो भी होगा सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे। तो उन्होंने बाकायदा घोषणा पत्र में उसको शामिल किया था। तो जब हम घोषणा पत्र में शामिल करवा लेंगे अपनी डिमांड, तो आपका वचन होता है कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। तो 100 नहीं करेंगे तो 60 तो करेंगे, लेकिन समाज में डिमांड तो पैदा हो ना, पहले डिमांड होगा तब ना सप्लाई होगा। बिल्कुल सही। अभी सिर्फ पॉलिटिक्स के चक्कर में, दलित पॉलिटिक्स, खाली नेता सब अपना मंत्री बनने के चक्कर में रहता है। अब उठा के देख ले, दलित बैकवर्ड इतना नेता है, खाली मुझे मंत्री बना दो। समाज के लिए उसके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, डिमांड नहीं है। हम लोग जो बात करें अपने लिए नहीं कि मुझे ये दे दीजिए, ये हमारा मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो को लीजिए,
शामिल कीजिए और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप हमें मजबूत कीजिए, हमें समर्थन कीजिए कि मैनिफेस्टो राहुल जी को दे रहा हूँ, सरकार आएगी तो ये काम हम करवाएंगे। तो लोगों को हमें समर्थन भी करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जब सरकार बदलेगी तो जो हमारे वेलफेयर स्टेट का जो पूरा आइडिया था उसको दोबारा हम लोग आगे ले चलेंगे। बिल्कुल आप सर सही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी ग्राउंड रिपोर्ट करते थे झुग्गी झोपड़ी और जाते थे, तो वहाँ पे जो दलित या माइनॉरिटी वो आज भी कांग्रेस को याद कर रहा है, इंदिरा गांधी को याद कर रहा कांग्रेस से ज्यादा वो कहते हैं कि इंदिरा जी, हमें इंदिरा जी ने बताया था। आप मेरा भाषण सुना था जब मैंने इमरजेंसी पे दिया था? नहीं सुना? है। नहीं वो नहीं सुन। आप सुन लीजिएगा, बहुत वायरल। राहुल जी बैठे हुए थे, मैंने इमरजेंसी पे भाषण दिया था उनके सामने। मैंने कहा था इमरजेंसी किसी के लिए काला दिन होगा, हमारे लिए तो गोल्डन एरा था। किसी दलित को पीटता नहीं था डर के मारे कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी। जमीन पट्टे पे मिल रहे थे, फ्री शिप मिल रहा था, स्पेशल कंपोनेंट घोषणा इंदिरा जी ने ही किया। पकड़ पकड़ कर नौकरियां दी जा रही थी, कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था, दलित चैन की सांस ले रहा था। दलित आम जनता भी खुश था। उसको किसको दिक्कत थी? तो कॉरपोरेट परस्त, विदेशी ताकत, बैंक का नेशनलाइज हुआ बैंकर, जमींदार, वैसे लोग जो कि बांग्लादेश के बनने से खुश नहीं थे। उन लोगों को इंदिरा गांधी से दिक्कत थी, आम जनता को थोड़ी था। आम जनता के लिए तो बढ़िया था, बिल्कुल आम जनता के लिए तो बढ़िया था। ट्रेन टाइम पे, ऑफिस टाइम पे, कोई घूस नहीं मांगता था डर के मारे। लेकिन लोकतंत्र के लिए काला धब्बा तो वो जिनके लिए होगा, कौन सा लोकतंत्र? जो जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र के प्रहरी थे, तो यही लोकतंत्र उन्हीं का दिया हुआ है ना, उन्हीं का दिया हुआ है ना। कौन सा लोकतंत्र? अन्ना हजारे कौन सा लोकतंत्र लाया? जयप्रकाश मूवमेंट के यही लोग थे ना। खाली लालू यादव को छोड़ दीजिए तो साहब तो अब संगी में जॉर्ज फर्नांडिस कहाँ गए? के अलावा कोई फिर कोई नहीं है। सब वही कहाँ गए? सब यही लोकतंत्र था। सात क्रांति कहाँ गई? अभी दलित याद आ रहा था, जगजीवन बाबू के नाम पे चुनाव लड़ा गया तो उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाए? आपके लिए लोकतंत्र का काला दिन मीडिया का बनाया हुआ। आप लोग जैसे साहब लोग जो है ना, काला दिन कौन ऐसे बहस हो? बैंकर्स के लिए जिनके पेरोल पे आप इन लोग थे, उनके लिए काला दिन था ना। आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका, मेरा क्या हुआ? आज गोयनका उस समय इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा था ना, इसको एडिट मत कीजिएगा। एकदम नहीं, एकदम उससे हम लोग तो सड़क पे चलते हुए जो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं वो भी एडिट नहीं करते। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस सबसे रेवोल्यूशनरी अखबार बना था ना उस समय। अब कहाँ नहीं बन रहा है? क्योंकि उनके मालिक जो है ना, वो खुद जनसंघ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके थे। पता कर लीजिए, मध्य प्रदेश से गोयनका वो जनसंघ के आदमी थे। जितने लोगों से पता कर लीजिए कहां कहां से। जयप्रकाश नारायण ने आरएसएस को लेजिटिमाइज कर दिया ना कि अगर आरएसएस तानाशाही ताकत है तो मैं भी तानाशाह हूं। तो क्या आपने किया? देश जो आज भुगत रहा है उसी जयप्रकाश मूवमेंट का देन है, भुगत रहा है ना। तो जॉर्ज फर्नांडिस कहां गए? कौन बोला था 20 दिन रेल हड़ताल करने के लिए? आप उस समय का इतिहास उठा के देखो, भारत आजाद हुए महज 25 साल हुआ था, 28 साल हुआ था, और इतने डेवलपमेंट काम हो रहे थे। बोकारो प्लांट, ये प्लांट, वो प्लांट, सब काम चल रहा था। और उस समय रेल 20 दिन रोक देना, बिल्कुल है किसके इशारे पे कर रहे थे? सीआई के इशारे पे कर रहे थे। आज अगर रेल रोक सकता है 2 दिन कोई? एक दिन भी नहीं बताए ना। नहीं, रेल रोक रहे थे, कह रहे थे सेना अफसर को कि विद्रोह कर दो। ये क्या था? इंडियन रिपब्लिक के खिलाफ विद्रोह था, संविधान के खिलाफ पहला विद्रोह था। आज हिम्मत है किसी को कहने की सेना को कि नरेंद्र मोदी का बात नहीं मानो? ब्यूरोक्रेट्स का कहने का हिम्मत है आज किसी को? ये बताइए ना। तो इसलिए बहस हो ना, खुल के बहस हो। जॉर्ज फर्नांडिस 20 दिन आज करके दिखाए कोई? रेल आधा भी किया ना, प्राइवेटाइज हो गया ना। किसी की हिम्मत है बोलने की? यूनियन की भी हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये असली इमरजेंसी तो ये चल रहा है। कुछ भी बोल दीजिए तो आप भावना आहत हो गया, केस कर दो, एफआईआर कर दो। ये क्या है? व्हाट इज दिस? भावनाएं तो बहुत आहत होती फिर असली इमरजेंसी ये है। सर एक चर्चा ये भी होगी, जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की तो आपने बीएसपी दूसरे क्यों, आपका ही अफसर आपको मिल सकते थे, वहां पे आप क्यों नहीं गए सर? नहीं, बहुत लोग आपसे पूछते हैं। नहीं, सवाल यह है कि हमसे कोई पूछा था? अच्छा सुनिए, हम तो कोई बड़ा आदमी है नहीं, कोई लीडर तो है नहीं, एक सिंपल एक्टिविस्ट हैं, टीचर हैं, पढ़ते लिखते हैं, बोलते हैं, यही ना करते हैं। जब हमसे किसी को मेरा ना किसी को वोट पुल कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो हमसे परेशानी क्यों है? परेशानी तो सर दिख रही है सबको। दिखे क्यों? वही लोग कह रहे हैं ना कि बुद्धिजीवी भी नहीं है। हमने हम नहीं है, इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने ठीक है, नहीं फर्क पड़ता है, तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों है? भाई दलित बैकवर्ड पॉलिटिक्स अगर हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोएगा ना, तो मेरा भाई भी होगा, इसकी मुखालफत मैं करूंगा। ये मेरा कन्विक्शन है, आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन है।
मेरा भाई भी हो तो विरोध करूंगा। आज इलेक्शन लड़ेगा तो अपने जेब से खर्चा करके जाके हरवाने के लिए कैंपेन करूंगा। अपने मुक्ति के लिए बाबा साहब बोले थे कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, वो अपने समाज के लिए आर्गूमेंट करते थे। इन नेताओं ने कभी समाज के लिए आर्गूमेंट किया, कोई आंदोलन किया? खाली मुझे बना दो मंत्री, तो मंत्री बने क्या करोगे? इसी तो 131 MP बैठा ही हुआ। ये सवाल है सर। एक वो अंबेडकर नामा क्या है सर, उसको भी थोड़ा सा समझा दीजिए। अरे वो एक्चुअली मैं एंशिएंट इंडिया पढ़ाता हूँ, अच्छा। तो सोशल मीडिया पे आप देखे होंगे दलित में बहुत सारा है ऐसे लोग कि फर्जी, ये अम्बेडकरवादी नहीं, वो अम्बेडकरवादी नहीं, लेकिन पढ़ता कोई नहीं, बिल्कुल पढ़ता नहीं है। हाँ, वो सर्टिफिकेट बांटता है सिर्फ। तो मैंने लॉकडाउन हुआ तो मेरे लिए भी आपदा में अवसर था, हाँ। तो क्या करूं घर बैठ के, तो मैंने निकालो अम्बेडकर राइटिंग स्पीचेस, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो आइडिया आया कि भाई हम लोग बोलने वाले आदमी हैं, हाँ। तो मेरे पास एक टूटा फूटा मोबाइल था, बेटा ने यूट्यूब बना दिया कि अम्बेडकर नामा, यूट्यूब नाम रख दिया मैंने, लाल की क्लास पहले, फिर अम्बेडकर नामा किया, और उसमें पढ़ पढ़ के लोगों को बताना शुरू किया कि ये क्या है, दिस इज हाउ अम्बेडकर नामा गॉट बर्थ। और धीरे धीरे देखे कि लोग सुन रहा है, 1000 लोग सुन रहे हैं, तो मैंने क्लास में तो 40 को ही बोल रहे थे, अब 1000 सुन रहा है। तो ऐसे करते करते अम्बेडकर नामा बनाया, और अब तो ठीक ठाक चल रहा है। और जितना पढ़ा बाबा साहब को, उन सब को मैंने किताब के रूप में फिर निकालना शुरू किया। जैसे अभी लेटेस्ट मेरी किताब आई है धर्मांतरण, अम्बेडकर की धम्म यात्रा, और अभी 2 किताब प्रेस में है, अम्बेडकर और संसदीय लोकतंत्र, उस अम्बेडकर नामा से ही आया है। देखिए इंटरेस्टिंग है, किताब पढ़ के लोग यूट्यूब बनाते हैं, किताब पढ़ के मैंने यूट्यूब बनाई, या किताब यूट्यूब बना के किताब निकाली। तो अम्बेडकर और शिक्षा के सवाल, अम्बेडकर और संसदीय लोग प्रेस में है, अभी राजपाल नेशन से आ रही है जी जी, और 2 किताबें और उसी से। तो मेरा तो सारा पर्पस सॉल्व हो गया, स्कॉलरशिप भी आ गया, लोगों को सुना भी दिया, किताब भी छप गई और रॉयल्टी भी मिलेगी। सर एक जाते जाते सवाल, स्टूडेंट भी आपके जाने, आपको इतना गुस्सा क्यों है आजकल? कोई भी चिंतनशील आदमी को गुस्सा आएगा, अगर आप में गुस्सा नहीं, मेरा नफरत मेरे मोहब्बत से ज़्यादा कीमती है, मेरे शांत होने से ज़्यादा कीमती मेरा गुस्सा है। सामने में देख रहा हूँ सब लूट पीट रहा है, बर्बाद हो रहा है, तब भी आपको गुस्सा नहीं है, इसका मतलब आप एबनॉर्मल आदमी है। मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, देखिए तो घुमा के पूरा बंगला मेरे पास है, 25 साल से रह रहा हूँ, बढ़िया बंगला, और दिल्ली में बिल्कुल फिर मिनिस्ट्रियल बंगलो है, सैलरी मिल रही है, बेटा विदेश में पढ़ रहा है, बेटी भी अभी पढ़ेगी, मुझे व्यक्तिगत थोड़ी कोई कमी है। मैं किसके लिए परेशान हूँ? आने वाली पीढ़ियां हमारी गुलाम और निरक्षर, अनपढ़, कुपड़ रह जाएगी, उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। और तब भी लोग मुझे गाली देते हैं, तो देने दीजिए। वो RSS या बीजेपी के पेरोल पे है, तो 2 रुपया पर ट्वीट मिलता है। चलिए शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर दरअसल से बात करने के लिए, और उम्मीद है कि आपकी राजनीतिक पारी भी इसी तरीके से लोगों चलिए को पराठा जागृत खिलाता करता हूँ। है। आइए आइए। आइए। तो हम लोग पराठा खाते हैं, इसीलिए आपको ये बातचीत करवाई थी प्रोफेसर रतन लाल जी से, क्योंकि नए नए कांग्रेस में शामिल भी हुए हैं, बाकी मुद्दों पर उनसे बात मेरा करना तेवर जरूरी बना था। रहेगा वैसे। जी ऐसा होता है ना, लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं तो टोन डाउन कर देते हैं, लेकिन मैं अपने तेवर की वजह से ही जाना जाता हूँ, और तो इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि आपका तेवर रहेगा। नहीं, लोग मुझसे या तो नफरत करते हैं या मोहब्बत करते हैं। मैं दोनों को मोहब्बत करता हूँ, नफरत करने वालों को भी, और वो मेरे तेवर की वजह से। मेरे पास कोई धन दौलत या तोप नहीं है, तो तेवर से ही मैं जाना जाता हूँ। सर हम लोग ध्यान रखेंगे, आपसे बात करेंगे कि आपका तेवर कायम है कि नहीं है, इस पे देखिएगा, बिल्कुल। इस चीज में चेक जरूरी है। नहीं, देखिएगा ना, अभी भी तो मैं हूँ ही ना कांग्रेस में, तो अभी तेवर में कहाँ कमी आई? बिल्कुल बिल्कुल, तेवर चला गया तो बचा क्या फिर? अच्छा।